प्यारे बच्चों और विद्वान साथियों, नमस्कार। आज हम अध्ययन करते हैं राजस्थान के प्रमुख जनपद। राजस्थान के प्रमुख जनपद। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में हमें राजस्थान में भी जनपदीय व्यवस्था का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण, जब पश्चिम भारत पे यूनान का आक्रमण हुआ, तो यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, सीवी, अर्जुनाइन आदि जातियां जो अपने साहस व शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यही निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। तो आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के प्रमुख जनपदों का। तो इसमें पहला जनपद है जांगल। राजस्थान के प्रमुख जनपद। नंबर 1 जांगल। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। वर्तमान के बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। कहीं कहीं इनका नाम कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी छतरपुर थी। इस जांगल जनपद की राजधानी है वो छतरपुर थी, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। बीकानेर के राजा जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे।
जांगलधर बादशाह कहते थे। बीकानेर के राज चिह्न में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। तो ये हो गया हमारा जांगल प्रदेश यानी वर्तमान बीकानेर जोधपुर का क्षेत्र, जिसे महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था। इसे कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी कहा जाता था। इसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर थी, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता। बीकानेर के राजा हैं, वो जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे और बीकानेर के राज चिह्न में जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। नेक्स्ट, महाजनपद, मत्स्य महाजनपद। वर्तमान जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र इस महाजनपद में आता था। वर्तमान जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र वो इस मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था। इस महाजनपद का जो विस्तार है, विस्तार चंबल की पहाड़ियों से लेकर के सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर और भरतपुर इन दोनों जिलों की कुछ भूभाग है, वो भी मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है। महाभारत के अनुसार सहाज नामक राजा ने चेदी और मत्स्य इन दोनों राज्यों पर शासन किया था। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का अंग था और कालांतर में विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। तो ये हमारा मत्स्य महाजनपद। नेक्स्ट, सूरसेन। सूरसेन महाजनपद आधुनिक बर्ज क्षेत्र में स्थित था। इस सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, जिसे यूनानी लेखक है वो सूरसेनोई कहते थे। सूरसेनोई तथा राजधानी मथुरा को मेथोरा कहते थे। अगर वर्तमान समय इसके राजस्थान में प्रमुख जिले देखे जाएं तो इसमें राजस्थान के 4 प्रमुख जिले आते थे।
ये 4 प्रमुख जिले ए, बी, सी और डी। अब देखो राजस्थान के 4 प्रमुख जिले सूरसेन में कौन कौन से आते थे। तो ए से तो देखो आप अलवर बनता है, अलवर जिले का पूर्वी भाग। बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। इन जिलों का अधिकांश भाग इस महाजनपद में आता था। महाभारत के अनुसार यहां यदुवंश का शासन था। यदुवंश, जिसे यादव वंश भी कहा जाता है। यहां यदुवंश यानी यादव वंश का शासन था और वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी महाजनपद से था। अब हम लेते हैं नेक्स्ट जनपद सीवी। सीवी राजधानी शिवपुर, राजा सुसिन। प्राचीन शिवपुर की पहचान है वो पाकिस्तान के सोरकोट से की जाती है। पाकिस्तान का सोरकोट राजा सुसिन ने 10 राजाओं के साथ, ये विभिन्न जाति के 10 राजा थे, विभिन्न जातियों के 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था। उस युद्ध में उन्हें पराजित किया था। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की सीवी जाति, दक्षिण पंजाब की ये सीवी जाति राजस्थान के मेवाड़ में आ गई। राजस्थान के मेवाड़ में आई और ये निवास करने लगी। इसकी राजधानी वर्तमान चित्तौड़गढ़ के पास में स्थित नगरी थी। राजधानी चित्तौड़ के पास में स्थित नगरी। मेवाड़ से सीवियों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। संपूर्ण मेवाड़ से सीवियों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और मंदसौर से 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं। मंदसौर से सीवियों के 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं। इन गुहा लेखों से ज्ञात होता है कि सीवियों का जो प्रसार है वो पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक था। दक्षिण पूर्व तक ज्ञात होता है। जनपदों की शासन प्रणाली। जनपदों की शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक थी। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद जनपदों की राजसत्ता है वह कुलीन परिवारों के हाथों में थी। कुलीन परिवारों के प्रतिनिधि
संथागार प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। संथागार सभा के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे, जिसे अन्य विरोध कहा जाता था। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन विषयों पर मतदान करवाया जाता था। विषय विवादग्रस्त होने पर मतदान करवाया जाता था और मतदान में बहुरंगी सलाखाएं काम में ली जाती थी। अब हम अध्ययन करते हैं संथागार के बारे में। संथागार क्या था? संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। सबसे बड़ी संस्था। इस संथागार में राज्य की नीति को निर्धारित करने वाले नियमों का निर्माण होता था। जो बड़े गणराज्य थे, बड़े गणराज्यों में केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे। बड़े जनपदों में केंद्रीय संथागार होते थे और केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे। अब लेते हैं जनपदों के पतन के क्या कारण थे। जनपदों के पतन के कारण। तो पतन के कारण में प्रमुख है नंबर 1 गुटबाजी। अगर किसी भी जनपद में गुटबाजी हो जाती है तो गुटबाजी के कारण पतन लगभग निश्चित होता है, क्योंकि जनपद विभिन्न टुकड़ों में बंट जाता है, विभिन्न दलों में बंट जाता है, और ये इन जनपदों के साथ में हुआ था। नंबर 2 है आपसी पूछ। आपसी फूट भी इन जनपदों के पतन का प्रमुख कारण बना। और नंबर 3 समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति। ये तीनों कारण न्यूनाधिक रूप से इन जनपदों के पतन के प्रमुख कारण थे और इसी वजह से इनका पतन हुआ। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।